हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स आने ही वाले हैं आप सभी लोग। तो ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री डीयू वाले बच्चे हमारे, उनका सेमेस्टर 1 में ये आता है हमारा यूनिट। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज कुछ इसके बेसिकली पी वाई क्यूज हम लेने वाले हैं। अब ये पी वाई क्यूज कैसे लेंगे, इसको थोड़ी आगे बात कर रहे हैं हम, किस टाइप के यहाँ पे एग्जैक्टली हमने क्वेश्चंस लिए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करी जाए तो इन सारी वीडियोस में क्या क्या आपको मिलेगा, पी वाई क्यूज यूनिट वाइज आपको मिलेगा। अब ये यूनिट वाइज आपको कैसे मिलेंगे पी वाई क्यूज, तो हमारे जो 2022 में एनईपी आई थी, तो उस पर हमारा सिलेबस चेंज हो गया सारा। तो 2022 एनईपी और 2023 एनईपी का हमारे पास दो ही पेपर आपको मिलेंगे फॉर एनईपी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 2000 इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकली 2022 की एनईपी का जो क्वेश्चन होगा वो, और उससे जो पहले के पेपर हैं, अब उसके भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा हुआ था, जो हमारे 2022 से पहले के पेपर्स हैं उनमें आपका जो ये 3-4 चैप्टर होंगे, 3 यूनिट है, वो कभी सेम 1 में थे, कभी सेम 2 में थे, तो अलग अलग थे। तो हमने जितने भी पेपर्स हमें मिले, उन पेपर्स में मैं आपको बता दूं, बीएससी ऑनर्स के जितने भी पेपर मिले उसमें कुछ हो सकता है कोई यूनिट आपका अभी इस वक्त एनईपी में सेम 1 में हो सकता है वो पिछले सालों में सेम 2 में हो, पर क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना। क्वेश्चन जो सेम 1 सेम 2 होगा, क्वेश्चन तो सेम टाइप के पूछेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन ढूंढ के इस वीडियो में एक जगह कलेक्ट करे हैं, ताकि आपको इजी रहे, आप सभी को ये चीज ढूंढनी ना पड़े। और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के साथ हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बीएससी प्रोग्राम के भी मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूनिट वगैरह सेम है तो क्वेश्चन हमने लिए हैं कि अगर टॉपिक है, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस जाएगी, कोई बीएससी ऑनर्स वाले बच्चे की ईगो हट ना हो जाए कि भाई मैं तो प्रोग्राम वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो आप वो भी कर लिएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होगी, प्रैक्टिस ही आपकी बढ़ेगी। दाउ सेकंड हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि 30 मिनट की अप्रॉक्स वीडियो बनाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि 2 लेक्चर में हमारे एक पूरे यूनिट के कवर हो जाए, हमारी कोशिश ये रहेगी। तो लगभग आप समझ लीजिए 3-4 घंटे में आपकी पूरी ऑर्गेनिक हो जानी चाहिए, ऐसा सोचा है। और नाउ द पॉइंट इज, 2023 के पेपर का क्या करेंगे, तो जो 2023 का हमारा पेपर है उसको आप क्या करिएगा, जब आप ये सारी वीडियोस देख लें उसके बाद आप देखिएगा 2023 में कितने आपको रिपीट हुए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, जो हम वीडियो लेक्चर में करेंगे। और भी जो आपके पास पीवाई को, जरूरी नहीं है मैं सारे लूँ, जितने मिले हैं हमें उतने कर लिए। और ऐसा भी हो सकता है भाई सब कुछ थोड़ी आता है, जितना आता है उतना बता दिया, जितने मिल गए उतने करा दिए। सब कुछ थोड़ी आता है, अगर सब कुछ आता होता तो यहाँ थोड़ी मतलब कुछ आईएएस वाईएएस होते। तो 2023 का आपको रिपीट हुए आपको मिलेंगे। और हम ऐसा करेंगे, जब ये पूरा आपका सीरीज हो जाएगी ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का एक अलग से ले आएंगे, जिसमें जैसे ये तो यूनिट वाइज कर रहे हैं, तो उसमें 2023 का पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज रहेगी। तो वीडियो लेंथ नॉर्मल ये रहेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, अब डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर छोटा है, कौन सा यूनिट आपका बड़ा है। देन आपकी इंपॉर्टेंस पी वाई क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आई गेस आपको सीनियर से बताया होगा कि पी वाई क्यूज रिपीट होते ही होते हैं। तो हमारा भी आप और आपको कैसे प्रूफ हो गए, आप ये जब पेपर करेंगे तो आपको इसमें और हमारी वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसको आपको दिखेगा कि हाँ भैया इस टाइप के क्वेश्चन डीयू में आए हुए हैं। आप पीछे के साल के पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, वो आपको पीडीएफ मिल जाती है अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पे। तो उसको जब आप उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सब बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं। आपका काम है बस पढ़ाई करिए, कंसेप्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करी गई है पूरी पूरी। और कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि भाई हमें नहीं मिले आपको मिल जाए, तो आप उसको हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कार्बन आयन और कार्बोन कैटायन की स्टेबिलिटी को लेकर। तो इनके स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कार्ब एनायन, जो कि एक बेंजाइल कार्ब एनायन है। यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, साथ में NO2 ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये आ गया हमारा NO2 ग्रुप। देन सेकंड जो है हमारे पास वो है मिथॉक्सी, दैट इज OCH3 है हमारे पैरा पोजीशन पर। तो सबसे पहले हमें समझना है क्या इफेक्ट होगा, फिर लिखने का तरीका भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। तो ये आ गया हमारे पास OCH3, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। सो नेगेटिव चार्ज है, अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो मतलब ये होना चाहिए कि कौन नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। जो नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, इसका मतलब चार्ज कम, तो स्टेबिलिटी अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर ये रेजोनेंस हो रही है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर ये आगे की तरफ रेजोनेंस होगी, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ऐसा ही हमारे पास होता रहेगा इसमें। तो ये हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स में कॉमन है। अब हमें देखना है क्या चीज अनकॉमन है, वो है इस पर जो ग्रुप लगा हुआ है। जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है वो हमारा शो करता है -R इफेक्ट। -R का मतलब क्या है कि ये हमारा जो होगा
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, तो चार्ज अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर चार्ज हमारे पास कम हुआ तो स्टेबिलिटी अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी। वेराज यहाँ पर जो हमारे पास लगा है वो है, हमारे पास है OCH3 ग्रुप, और OCH3 जो है वो शो करता है प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। यहाँ पर इसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, और यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिकॉज ये कहाँ पर लगा हुआ है, पैरा पोजिशन पर। अगर ये ही चीज मेटा पर हो रही होती तो कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती, क्योंकि मेटा पर हमारे पास प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता, तब हमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाना पड़ता। सिमिलरली ये भी हमारा पैरा पर ही लगा है, इसीलिए हम ये चीज आपको बता पा रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस आर शो करता है। अगर ये मेटा पर होता तो वहां पर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट देखना पड़ता, क्योंकि मेटा पर प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट नहीं शो होता। तो यहाँ पर अब हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारा जो है चार्ज को कम कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज कॉमन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि बिकॉज यहाँ पर ये पैरा पर अटैच है, और ये हमारे पास जो है माइनस आर इफेक्ट शो करता है, वेराज ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। साथ में हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, इसका एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर में, जैसे NO2 वाले का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। तो यहाँ पर ये NO2 वाला कुछ इस तरीके से है हमारे पास। सो ये हमारे पास आ गया NO2। तो यहाँ पर ये क्या करता है NO2, बिकॉज यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। ये बॉन्ड यहीं रहेगी, ये यहाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पर ये आ जाएगी, और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गई, इस पर ये आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस एनायन के नेगेटिव चार्ज से भी स्टेबलाइज्ड होगा, जिसकी वजह से एक ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पर इसी वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ रही है। वेर एज इन केस ऑफ OCH3 हम यहाँ पर देखेंगे कि उल्टा होगा। इन केस ऑफ OCH3 व्हाट विल गोइंग टू हैपन, एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आइडिया उसका भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये अपना लोन पेयर उल्टा डोनेट करेगा। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वैसे ही वी विल सी कुछ इफेक्ट, और क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगी, और ऑक्सीजन पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगी, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगी। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगी, एंड देन फाइनली यहाँ पर शिफ्ट होगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पास पास आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा रिपल्जन हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल कर रहा है, वेयर एज NO2 वाला स्टेबल कर रहा है। तो हमारे पास हमने प्रॉपरली इसका रीजन भी समझ लिया। मेजर रीजन है माइनस आर इफेक्ट है, और इसका प्लस आर इफेक्ट है। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अपने आंसर को थोड़ा एज पर जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो ये वाला आता है, हमें इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बतानी है, तो उनका स्ट्रक्चर पहले कर लेते हैं ड्रॉ। तो एक है हमारे पास सिंपल सा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बट दूसरा जो है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं है। दूसरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि बेंजीन रिंग तो है, पर पहले वी हैव एक CH2 ग्रुप, एंड देन वी हैव CH2 पॉजिटिव ग्रुप। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये क्लियरली रेजोनेंस में है। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रेजोनेंस होगी, एंड देन यहाँ पर ये पॉजिटिव पहुंच जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव, एंड देन फाइनली यहाँ हो जाएगा। तो इसके 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो प्रॉपरली हम बना लेंगे एग्जाम में। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है रेजोनेंस नहीं हो रही, बिकॉज कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगी ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी है एक, जो भी हमारे पास कार्बोकेटायन उसके बराबर वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन हो उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स का भी एक बार आइडिया ले लेते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड के, वो ट्रांसफर होते हैं।
सो यहाँ पर इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कोई भी एक CH बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो मैं ये वाली ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एज अ H प्लस रहेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुकी है, ये पुरानी वाली हाइड्रोजन एज इट इज रहेगी, एंड देन यहाँ पर ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर ये जो H है ये एज अ H प्लस रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे एक बार हम ये वाली बॉन्ड तोड़ के दिखा देंगे और यहाँ पर ये एज अ H प्लस रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रही है, एंड रेजोनेंस इज अ बिगर फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी बिकॉज वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, एंड वी नो पाई बॉन्ड जो है हमारे पास वो वीक होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा। तो अगर पाई बॉन्ड वीक होती है तो इजीली टूटेगी और इजीली इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल। रीजन समझ लिया, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसके तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर हम बोल देंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली प्रोवाइड्स लेसर स्टेबिलिटी देन रेजोनेंस, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी बना देंगे। तो ये था हमारे पास, इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाए, यहाँ पे OCH3 लगा दें इसके पैरा पर, एक पर NO2 लगा दें जैसे पीछे हमने करा है। तो इस केस में जो OCH3 लगेगा वो प्लस M शो करेगा, और अगर वो प्लस M शो करेगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए वो अच्छी बात होगी। तो प्लस R वाले यहाँ पर अच्छे होंगे, माइनस R वाले ऑपोजिट काम करेंगे, जो कार्बन आयन में पीछे वाले जस्ट पार्ट में करे थे। तो ये था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और एनायन का एक आध क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस में आया हुआ था। गिव द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बीन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्बोकेटाइन जो होता है हमारे पास सिंपल सा एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है। सो कार्बोकेटाइन जो है हमारे पास क्या होता है, दैट इज सिंपली आवर sp2 हाइब्रिडाइज। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर जो होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इसके पास क्या होता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम शेप भी बोल सकते हैं, दैट इज माय ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इन जनरल बात हो गई हमारे कार्बोकेटाइन की। एक आध एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बना सकते हैं, एक मिथाइल कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं जो होता है हमारे पास CH3 पॉजिटिव। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास आ जाएगा एक CH3 पॉजिटिव, जहां पर हमारे पास ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, एक p ऑर्बिटल इसमें जो है वो खाली होता है जो हमारे पास इस प्लेन के अबव होता है। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो इस डॉटेड लाइन से हम शो कर सकते हैं, दिस इज आवर वेकेंट p ऑर्बिटल। ये हो जाएगा हमारे पास वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये हमारी बात थी, और भी हम एक आध एग्जांपल चाहें तो हम ले सकते हैं। हम टर्शरी कार्बोकेटाइन का ले सकते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये CH3, एक यहाँ CH3 आएगा, एंड देन फाइनली यहाँ पर वी विल हैव CH3 और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज हमारे पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए अबाउट कार्बोकेटाइन। बात करें अब कार्बीन की, तो कार्बीन बेसिकली हमारे पास दो तरीके की होती है। अब कार्बीन हमारे पास दो तरीके होती है, एक होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन की, क्या होता है। सो क्या होता है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास दो बॉन्ड्स बनाया हुआ होता है, और साथ साथ क्या होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले होती है sp2। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसमें जो है हमारे पास इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, और ये इसका जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है। तो क्या होता है इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, यहाँ पर वी हैव एक वेकेंट p ऑर्बिटल, साथ साथ यहाँ पर ये जो लोन पेयर आप कह सकते हैं ये हमारे पास होता है sp2 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन। तो यहाँ पर इसकी जो हमारे पास बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो हो जाती है sp2, और जब हम इसकी बात करें शेप की तो वो हमारे पास हो जाएगा इसका बेंट शेप। तो जो शेप होता है इसका हमारे पास वो होता है बेंट। सिमिलरली हमारे पास एक और कार्बीन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन के केस में हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो वेकेंट p ऑर्बिटल था अब वो वेकेंट नहीं रहता। तो वेकेंट नहीं रहता तो क्या हो जाता है,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, वो अब एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास आ गया हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये होता है हमारे पास इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बन। स्ट्रक्चर वही, इसका भी हमारे पास बेंट ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास बेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 ही हो गई। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेरएज यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अगर हम एग्जांपल्स में देखें कुछ कार्बीन्स की, तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल्स में डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको CCl2 बोलते हैं, या डाइब्रोमोकार्बीन, ये हम इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बीन्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इनको एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज सिंपली CH3COOH। देन वी हैव क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब फर्स्ट पर क्लोर, ये आ गया हमारे पास CH3COOH। देन वी हैव प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। तो बेसिकली हमारे पास 2 क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, दैट वुड बी मच बेटर। तो ये हमारे पास हो गया दिस प्रोपेनोइक एसिड, ये आ गया हमारे पास। ना अब हमें बताना है सारे के सारे, पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनका हमें देखना होगा किस तरीके से हम बताएंगे। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे CH2 तो है, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या शो करता है, ये शो करता है -I। तो क्या -I का कुछ इफेक्ट होगा एसिडिक कैरेक्टर पे, वो हमें देखना होगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे भी CH2 है, बट एक हाइड्रोजन की जगह जो ग्रुप है यहाँ पर, दैट इज माई CH3, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है +I। तो ओवरऑल जो बात आ रही है, यहाँ पे इस वाले में कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होगा, यहाँ पर -I होगा, यहाँ पे +I होगा, क्योंकि एक चीज तो हमारी यहाँ पे तीनों में कॉमन है, दैट इज 2 कार्बन, और 2 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे इस कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पे जो जो चीजें अलग हैं, उसमें हमें देखना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, यहाँ पर CH3। इन तीनों का इफेक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, तो वन थिंग यू कैन डू इज, आप उसका बना दीजिए कार्ब एनायन, सॉरी कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बना के शो कर दीजिए। ये आपने बना दिया इसका कॉन्जुगेट बेस। देन CH2Cl COS, कॉन्जुगेट बेस इज सिंपली H+ लूज करके जो भी एनायन बने, दैट इज माय कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया। देन फाइनली हमारे पास जो प्रोपेनोइक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी हम बना देंगे। ये बना दिया हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे किस तरीके से हम शो करेंगे, ये दिखाएंगे कि क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर -I शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा या कम। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये नेगेटिव चार्ज कम की तरफ होगा, मतलब अगर चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ड्यू टू -I इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस वो हो जाएगी हमारी हायर। तो यही हम रीजन में देंगे कि स्टेबिलिटी जो है कॉन्जुगेट बेस की हमारी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द -I इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल है, तो हमारी जो है एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंसेप्ट होगा। अब इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर ये शो करता है +I, तो अगर ये +I शो करता है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, तो स्टेबिलिटी को ये कर देगा ओवरऑल कम। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, किसकी, कॉन्जुगेट बेस की। ये वर्ड जरूर मेंशन करना है, ये रिएक्शंस लिख के मेंशन कर देना है। यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम इसको दिखाएं, तो हाइड्रोजन का हम कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मानते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं लग रहा, सिर्फ यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, रेजोनेंस इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो ये चीज तो हम कॉमन है, हम कॉमन की बात नहीं करेंगे, कॉमन चीज से आंसर नहीं आएगा, जो अनकॉमन चीज है उससे आंसर आएगा। तो वो हमने नोट करा, हमने देखा -I वाला है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास, मैं इसको ABC के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो सबसे बढ़िया जो है वो हमारे पास B है, क्योंकि वो -I इफेक्ट शो कर रहा है। फिर A है, क्योंकि वो कुछ भी शो नहीं कर रहा। वेरा C+I कर रहा है, तो वो उल्टा अनस्टेबल कर रहा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, और इस तरीके से हम लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस हम बता देंगे। फिर हमें बताना है फिनॉल, इथेनॉल और एसिटिक एसिड के केस में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ग्रुप्स हमारे अलग है। तो ये आ गया मेरे पास फिनॉल, ये आ गया इथेनॉल,
और एसिटिक एसिड जस्ट हमने पीछे भी कवर करा है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनके, सबसे पहले वही हम करते हैं, इनके कॉन्जुगेट बेसिस बना लेते हैं, वहां से इनका ऑर्डर समझ लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने बना दिया सबसे पहला इसका कॉन्जुगेट बेस। फिर यहाँ पर इसका मैं बनाऊं तो CH3CH2O नेगेटिव, और यहाँ पर इसका बनाए तो CH3COO नेगेटिव हमारे पास आ जाए। साथ में यहाँ पे H प्लस तो है ही। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे एल्कोहल में जो इथेनॉल है, इन दिस केस यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रही है, उल्टा यहाँ पर जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, नो रेजोनेंस इज देयर। तो यहाँ हम लिखेंगे अगर रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है उसको कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होगी। अब यहाँ पर हम देखें इन केस ऑफ फिनॉल, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये यहाँ पे हमारा एक्सट्रीमली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पर इधर ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आगे जाएगा, फिर ये जाएगा, तो आप फिनॉक्साइड आयन की जरूर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो फिनॉक्साइड आयन हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर फिनॉक्साइड आयन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा फिनॉल का, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। स्टेबिलिटी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इतना क्लियर है, जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू एल्कोहल, ये बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट हम देखें एसिडिक एसिड का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी रेजोनेंस है, और इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर एक ही हमारे पास बेसिकली टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनते हैं, जबकि फिनॉल के हमारे पास ज्यादा, फिनॉक्साइड आयन के ज्यादा बनते हैं। बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। द रीजन इज यहाँ पे जो रेजोनेंस है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्वालिटी से मतलब क्या? क्वालिटी से मतलब ये है जो यहाँ रेजोनेंस है वो हमारी होती है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जैसा पहला स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये केस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली रेजोनेंस इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी एसिडिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अगर स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। तो सी हमारे पास जो एसिडिक एसिड है वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर फिनॉल आएगा हमारे पास गेम में, और लास्ट में हमारा एल्कोहल हार जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एल्कोहल में कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसको मैं ABC बोल रहा हूँ। फिनॉक्साइड में, फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में हमारे पास रेजोनेंस है, बढ़िया है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी एल्कोहल से। पर इसमें एसिडिक एसिड जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज आर बेटर एसिड्स देन फिनॉल। हमेशा कोई भी हमारे पास एसिड हो वो हमारा फिनॉल से बढ़िया ही होगा। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, जो कि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो अगेन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को लेकर आता है। यहाँ पर भी है अब बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर हम एक चीज ये देख सकते हैं कि ये रेजोनेंस में प्रेजेंट है, सभी में एक चीज कॉमन है कि सभी में रेजोनेंस है। तो यहाँ पर ये इधर रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर ये रेजोनेंस है, यहाँ पर ये वाली रेजोनेंस है। तो पूरी बेंजीन रिंग में ये प्लस चार्ज घूमेगा। नाउ द डिफरेंस इज यहाँ पर इसके बराबर में इस जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर यहाँ पर एक बराबर में कार्बन है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे एक अल्फा एक अल्फा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो दो अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर भी है 2 अल्फा कार्बन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने देखी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जब हमने देखी तो देखा सब में इक्वल है, तो मतलब रेजोनेंस से मैच हो गया, ड्रॉ। अब बात आई सुपर ओवर की। तो सुपर ओवर में जब हमारा गेम गया तो वो जा रहा है हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। तो अब हम गेम को ले गए हैं अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ, जो हमारा सुपर ओवर हो रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन जैसे ही हम सुपर ओवर में गए तो हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है दैट इज दिस। यहाँ पर हमारे पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो मतलब ये तो जीत गया। और इसमें देखें तो यहाँ पे दो दो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब सबसे अच्छी तरीके से ये जीत गया। इसको सी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। तो अगर हम देखें फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन तो सबसे अच्छा कौन है, सी है, फिर कौन है, बी है, फिर कौन होगा, ए होगा, और यही हमारा आंसर होगा। रीजन इज रेजोनेंस में सब में रेजोनेंस इक्वल थी। तो जो चीज कॉमन है उससे हम आंसर नहीं बता सकते, जो चीज अनकॉमन है उससे हम आंसर बताएंगे। तो कॉमन चीज से आंसर नहीं आएगा, उससे ड्रॉ हो गया था मैच। तो सुपर ओवर में हाइपर कॉन्जुगेशन हुई तो हमने देखा कि सी के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थे, सी ने ज्यादा रन मारे और वो मैच जीत गए। तो ये हमारा इसका स्टेबिलिटी भी ऑर्डर हो जाएगा। रीजन इज एज सिंपल, सभी में रेजोनेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन ए में नहीं हो रही, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस हो रही है। सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। चाहे तो आप अल्फा हाइड्रोजन वाले दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना के भी दिखा सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन में देख लिया। नाउ क्वेश्चन इज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हमें बताना है।
तो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले देखेंगे, कॉमन चीज क्या है जिससे आंसर नहीं आएगा, वो चीज हमें देखनी है, वो है ये CH2COH, मतलब 2 कार्बन और ये। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दिया, यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन था उसको भी हटा के यहाँ पर Cl लगा लिया, तो ये कॉमन चीज है। इसके अलावा जो अनकॉमन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे बल्कि सॉरी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है हमारे पास, ये अनकॉमन चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, तो सिंपली हम बना देंगे उसका कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस हम बना देंगे सभी में, मैं एक का बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बन जाएगा, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और इक्विलिब्रियम का साइन जरूर लगाएंगे बिकॉज ये वीक एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पे वीक एसिड्स होते हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। तो ये हमारा बन गया है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, उसका माइनस आई इफेक्ट छोड़ है, कितने क्लोरीन का, एक Cl का माइनस आई इफेक्ट छोड़ है। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, इसमें हम बोलेंगे यहाँ पे दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट शोर है, तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, वो चार्ज को कम करेगा, कौन से चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस केस में वी विल सी कि यहाँ पर भी है 3 क्लोरीन, तो मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। तो अगर 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है, बेसिकली उसके चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को कर देगा कम, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो गया, ये हो गया। तो सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट है। जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा C, फिर आ जाएगा हमारे पास B, फिर आ जाएगा हमारे पास A। रीजन हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना के क्लोरीन बता सकते हैं, 1 है 2 है 3 है, हायर द क्लोरीन एटम्स हायर इज द माइनस आई, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा विथड्रॉ होंगे और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारे कॉन्जुगेट बेस की, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर हायर होगा। तो इस तरीके से हम लिंक करके क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्कीन की स्टेबिलिटी हमें बतानी है यहाँ। तो यहाँ पर बताते हैं इस एल्कीन की स्टेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी मेजरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ही बताते हैं। तो इस C डबल बॉन्ड C के बराबर वाला कार्बन हो गया हमारा अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन आ गए तो ये हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम यहीं से देखेंगे। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि यहाँ 2 अल्फा कार्बन थे, तो 4 मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ हम देखें, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हो गए। तो अब यहाँ पे मैच ड्रॉ हो गया, तो अब यहाँ पे बात जाएगी सुपर ओवर पे। ये तो पक्का क्लियर है कि ये वाले हमारे ज्यादा स्टेबल हैं दोनों। तो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो ये पक्का क्लियर है A सबसे पीछे आएगा, B और C में से हमें देखना है कौन आगे होगा, कौन सुपर ओवर में मैच जीतेगा। तो ये एकदम क्लियर है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ही कम है। तो अब यहाँ पर हम देखें, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है सिस स्ट्रक्चर। सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड, और ये वाला जो है ये हमारा है ट्रांस स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, तो यहाँ पर ये है हमारा, इनका नाम है बेसिकली सिस हेक्स 3 है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बीच में आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा हमारे पास है C, एक 2 कार्बन है, तो 2 यहाँ पर है, CH2 CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर है CH2 CH3 इन केस ऑफ सिस। यहाँ पर भी है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिस वाले में ही होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जब सेम साइड होते हैं तो देयर इज रिपल्जन, यहाँ पे हम बोलते हैं इसमें क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। और वहीं हम अगर ट्रांस के केस में देखेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली इज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH2 CH3 आ जाएगा, और दूसरा जो CH2 CH3 होगा वो ऑपोजिट होगा इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों लोग जो हैं ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो हमारी लो होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर हम बोलेंगे है ही नहीं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका था मैच, सुपर ओवर में बात कहां पर गई, स्टेरिक हिंड्रेंस पर गई। तो सिस और ट्रांस आइसोमर थे एकदम, तो हमने बोला कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हमारे पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, C हो गया। तो फाइनली C मैच जीतता हुआ, फिर आएगा हमारे पास B, फिर आएगा हमारे पास है। तो कैसे लिखना होगा इसको, सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर से बोलेंगे, B और C को ड्रॉ करा देंगे, उसमें बोल देंगे कि एक सिस है एक ट्रांस है, सिस का स्ट्रक्चर बना देंगे, बता देंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होती है, आपस में रिपल्जन होगी। और ऑब्वियस सी बात है जब रिपल्जन हो रही है
तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये रिपल्जन के कारण हमारी स्टेबिलिटी कम होगी, और यहाँ पर रिपल्जन नहीं है बिकॉज ऑपोजिट साइड पर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांस वाला केस, और इस तरीके से हम बता देंगे। Next, we have define hyperconjugation. Explain on the basis of hyperconjugation why 2,3 dimethylbutene is more stable than 2-methyl butene. So सबसे पहले hyperconjugation is simply हमारे पास होता है, ये एक permanent effect है. It is basically a permanent effect. And what exactly happens in it is, यहाँ पर हमारे पास delocalization of sigma electrons होता है. Delocalization of सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होता है हमारे पास इन दिस। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास डीलोकलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो दिस इज हाइपर कंजूगेशन। नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन यहाँ पर आ जाएगा ये। तो 2,3 मतलब यहाँ और यहाँ, ये मेरे पास आ गए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। एंड देन सेकंड इज वी हैव 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सो यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन ये हमारे पास आ गया। नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ये वाली ज्यादा स्टेबल क्यों है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बराबर वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन, चार यहाँ पर अल्फा कार्बन हैं हमारे पास। हर एक अल्फा कार्बन पर तीन तीन हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 दैट इज 12 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। इस पर आते हैं हम। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के बराबर वाला कार्बन ये हमारा कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये हमारा होगा अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, तो टोटल 5 अल्फा एच हो गए। तो अगर 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास 12 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो 5 अल्फा 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। सो वी कैन क्लियरली से कि यहाँ पर जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर हायर नंबर ऑफ अल्फा एच है, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ CH3, ये CH3, देन यहाँ भी CH3, और इस वाले को थोड़ा सा ओपन करके बना लेते हैं। ये आ गया CH3 हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास दैट विल बी लाइक दिस। C++, ये पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, ये वाला भी CH3 एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो उसको मिटा देता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ऐसा था H H, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ पर H+ एज अकेले यहाँ पर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास H+ आ जाएगा, और बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी होगी, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बना है हमारा, दिस इज माई वन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इस वाली बॉन्ड को तोड़ के इसको एज H+ बिठाएंगे, इस वाले का बॉन्ड को जोड़ देंगे, तो सेम हमारे पास होंगे। सेम हम इन तीनों हाइड्रोजन के लिए, इन तीन के लिए, इन तीन के लिए, तो एक आध स्ट्रक्चर हम बना के दिखा देंगे, तो वही हमारे पास इनफ रहेगा। तो ये हमारे पास इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट वी विल ट्राई फॉर दिस 2 मिथाइल ब्यूटीन के लिए। तो यहाँ पर इसका 2 मिथाइल ब्यूट 1 के लिए ये ब्रांचिंग वाले ही ले लेते हैं दिस। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, और ये इसकी साइड, ठीक है। तो ये मेरा आ गया अल्फा कार्बन। इस पर मैं ये वाली बॉन्ड ब्रेक करूंगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूंगा। एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़नी होगी क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बॉन्ड टूटेगी, और इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ C, ये CH2, सब कुछ एज इट इज रहेगा। चेंज हमारे पास आएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ चुकी है हमारे पास एक, ये कार्बन, ये CH, यहाँ पर ये CH, और ये अकेला एज इट इज H+ की तरह रहेगा, और हमारे पास इस वाले कार्बन पर आ चुका होगा एक नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे इस वाले कार्बन के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो पाएगा। सो दिस इज द रीजन। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा, समझ में भी आए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आगे आने वाली वीडियोस में करी जा सकती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लग रही हो तो उसको भी ज़रूर कन्वे करिएगा, ताकि आगे की वीडियोस को इम्प्रूव कर सके हम। और कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में ना आए अच्छे से तो बताइएगा, तो उसको भी आगे वाली वीडियोज में करेंगे कोशिश कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे और चीज़ों को रिफाइन करके आपके सामने लाएं।
सो नेक्स्ट वीडियोस में बचे हुए क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लगभग अराउंड 35 मिनट्स के आसपास ये लेक्चर हो जाएगा। तो वही हमारी जो अप्रोक्सीमेशन थी 30 मिनट की, उतना ही हमने रखा है। तो ज़रूर इसको देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़रूर रिकमेंडेशन दिएगा, क्या करना चाहिए, लेक्चर अच्छा है या नहीं है, कोई भी चेंजेस हों, और अगर हो सकता है आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मिले तो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट में, फिर आपको करेक्ट करने के लिए ज़रूर बताएंगे किस तरीके से आप पर्सनली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।